अस्सलाम वालेकुम। आज के जो टॉपिक है वो जो लास्ट हमने कहाँ पे खत्म किया था कि हाउ टू डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह से उसकी वर्किंग की है, वो तो हो गया था। लेकिन अब हमने करना क्या है, रिसर्च क्वेश्चन को कैसे डेवलप करना है, उसके हवाले से जो है हम अब डिस्कस करेंगे। ये पीछे की तरफ क्यों नहीं जा रहा, एक मिनट। हाँ, ठीक है, यही है। चूज एन इंटरेस्टिंग एंड जनरल टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे जो पहली चीज का ख्याल रखने की जरूरत है वो है टॉपिक सिलेक्शन। आप कहाँ काम करना चाह रहे हैं? जैसे उस दिन हम बात भी कर रहे थे कोविड के हवाले से, हमने काफी सारी डिस्कशन की थी। आपका इंटरेस्ट क्या है एक तो, और दूसरा सोसाइटी का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, उस चीज को देखना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूरी नहीं है कि मतलब कोई जो नॉर्म अभी आजकल की जो चीजें चल रही हैं उसी में से हो। आपको कोई भी चीज इंटरेस्टिंग लग सकती है, आपको कोई अच्छी चीज लग सकती है, आप चाह रही हैं, आप उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। मतलब इंटरेस्टिंग से मुराद ये कि यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी किसी ने आपको पकड़ा दिया और आपने कर लिया, आधा टाइम गुजरने के बाद आप कह रहे हैं पता नहीं क्या पकड़ा दिया, टीचर ने, मूड भी नहीं हो रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा, काम करने का भी दिल नहीं चाह रहा। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। काम शुरू करने से पहले प्रोस एंड कॉन्स देखना जरूरी है, और ये देखना जरूरी है कि इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पीएचडी के हवाले से बता सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट बहुत अरसे से, बहुत पुराना डायबिटीज के साथ था। तो उसकी वजह से फिर मैंने जो है वो डायबिटीज का टॉपिक उठा के और उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च की। अब उससे नहीं फर्क पड़ता कि वो सिचुएशन कितनी ग्रेव थी या रिसर्च कितनी इन डेप्थ हुई कि नहीं हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मेरा इंटरेस्ट मौजूद था, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे उसमें से कंक्लूजन निकालने में मजा आया, क्योंकि मेरे साथ मेरा पसंदीदा टॉपिक था। ठीक है जी। तो उस तरह की चीजें होनी जरूरी है कि रिसर्चर का जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना उस टॉपिक में बहुत जरूरी है। बेटा माइक बंद कर दो प्लीज। इसके अलावा फिर अब जब ये हो गया तो मेरा सजेशन यूजुअली लोगों को ये होता है कि आप अपनी इंटरेस्ट के एक टॉपिक को मत लेकर आओ। कभी कभी यूं होता है कि जी फॉर एग्जांपल आप बड़ी प्रिपरेशन करके अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचे, आपको नहीं मालूम कि काम की फीजिबिलिटी कितनी है, वो काम वर्केबल भी है कि नहीं है। आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक समझ रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक अच्छा भी होगा नो डाउट, लेकिन हो सकता है कि वो आपका जो एलोकेटेड टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर कंप्लीट ना हो पाए। तो जब आप सुपरवाइजर के पास पहुंचेंगे तो सुपरवाइजर आपको बोलेगा बेटा बहुत अच्छा काम है लेकिन ये 10 साल लेगा। तो 10 साल तक अपनी डिग्री को रोक के बैठे रहोगे क्या? नहीं रख सकते ना। तो उसके लिए क्या है कि आप, जो मेरा सजेशन यूजुअली होता है, कम से कम अपने इंटरेस्ट के 2 से 3 टॉपिक्स आप उठा के लेकर आओ। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर जो है ना टॉपिक की जो थिनिंग है वो इस तरह से हो जाती है कि जब वो तमाम टॉपिक्स के हवाले से आप लिटरेचर सर्वे करते हैं। literature survey is the key point to develop your theory. आप कर क्या रहे होते हैं, what do you mean by a literature search? literature search का मतलब ये है कि इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं, उस पे और लोगों ने कितना काम किया। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने मेरे साथ एमफिल किया, उसने एक प्लांट उठाया। अब मैं उसको बोल रही हूँ बेटा रिसर्च लिटरेचर सर्वे लेकर आओ, कहती है मैडम इस पे काम नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि काम नहीं हो? कहती है मैडम अल्लाह की कसम इस पे काम नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आप जाइए और सर्च कीजिए। उन्होंने कहा मैडम मैंने जो है पिछले 10 साल का सर्वे किया है। मैंने कहा अगर 10 साल में नहीं आया तो 20 साल का सर्वे करो। नहीं मैम 20 साल में भी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है 30 साल का सर्वे करके लेकर आइए। अब वो हर दफा आ रही है कह रही है इस पे कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ऐसा हो नहीं सकता कि काम नहीं हुआ। आखिर में वो मेरे पास लेके आई कि मैम मैंने पिछले 50 साल का डाटा सर्च किया है और इस 50 साल के डाटा में से मुझको एटलीस्ट नियर द स्टार्टिंग ऑफ 1996 तक कुछ नहीं मिला। 1996 के बाद इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत काम हुआ है मैम, उसके मुताबिक अब तक सिर्फ इसके ऊपर 10 आर्टिकल्स पब्लिश हुए। वो 10 आर्टिकल्स उसने मेरे सामने ला के रख दिए। अच्छा, मैंने यही कहा कि भाई देखो ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। कहती है मैम इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ, लोग इसको जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हवाले से समझते ही नहीं है, बिल्कुल जैसे नहीं झाड़ झाड़ वाला पौधा समझते, तो उसके ऊपर काम नहीं किया गया है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। वाकई फिर मैंने जाके सर्च किया, मैंने उसको जो है चीजें भेजा, वहां की जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उसमें उसका सर खपवाया। मतलब मैंने उसको छोड़ा नहीं कि जी तुम जो कह रही हो वो ठीक है। एलिजे में मैंने कहा जाओ जाके सर्च करो।
हर तरफ से जितना डेटाबेस वो खंगाल सकती थी वो खंगाल के सारे डेटाबेस के रिसोर्सेज मुझे उसने ला के बताए कि मैम यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए। तो टोटल मिला के 12 आर्टिकल्स निकल के आए उसके पिछले 50 साल के सर्वे के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये देखना है कि आपका टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है या लोगों ने उसके ऊपर कितना काम किया हुआ है। कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक डायबिटीज उठा लें, पिछले 1 साल में ही जो है वो 1 से 1.5 लाख आर्टिकल आपको निकल के आ जाएंगे, सिर्फ 1 साल के आर्टिकल्स की बात करें। लेकिन अगर कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, रेयर काम है, रेयर डिजीज है या रेयर प्लांट है, उसके ऊपर काम नहीं हो सकता। आपकी डिसीजन जो है कि आपने इस पौधे पे या इस टॉपिक के ऊपर काम करना या नहीं करना, वो डिपेंड बहुत ज्यादा कर रहा है लिटरेचर सर्वे के ऊपर। अगर तो बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है और आपका काम किसी भी तरह से स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा, ठीक है, आपने बेसिकली रिसर्च किया है कि आपने कोई ऐसा काम करना है जो बाकी का जो तमाम काम पहले हुआ हुआ है उससे स्टैंड आउट करे, बाहर निकले, अलहदा नजर आए। अगर वो चीज नजर नहीं आ रही है तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड ऑल द रिसोर्सेज कि आप उस काम को कंटिन्यू करें। ठीक है जी, तो बेहतर ये होगा कि फिर आप दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएं, दूसरे टॉपिक के हवाले से लिटरेचर सर्वे कर लें। तो यूजुअली क्या होता है कि जब रिसर्चर 2 से 3 टॉपिक्स लेके लिटरेचर सर्वे करने के लिए बैठता है तो उसी में ही उसको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा काम वो कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। अब उनमें से अगर 2 टॉपिक्स उसने सिलेक्ट किए कि जी ये काम मेरी फिजिबिलिटी के अंदर आ रहा है और ये काम भी मेरी फिजिबिलिटी में आ रहा है, बाकी के जो 3 टॉपिक्स थे 5 में से वो मेरी फिजिबिलिटी में नहीं आ रहे, वो उनको हटा देगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये काम लेके अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचेंगे, फिर वो बताएगा कि एक्चुअल में वर्क फिजिबिलिटी कौन से टॉपिक की बन रही है, बन भी रही है या नहीं बन रही है, या वो आपको फिर एक और अनदर टॉपिक देगा आपके इंटरेस्ट को देखते हुए कि आप जो पिछला लिटरेचर लाए हैं या जो पिछला टॉपिक आपने सिलेक्ट किया था उसको देखते हुए वो आपके इंटरेस्ट के करीब तरीन कोई टॉपिक निकाल के देगा आपको कि जी इस पे काम करके देख लीजिए, शायद इस पे काम अच्छी तरह से हो जाए आपका। ठीक है जी, तो इस तरह की चीजें करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा लिटरेचर सर्वे के हवाले से बहुत सारी फील्ड्स में लोग जो हैं वो डिफरेंट ड्यूरेशन का लिटरेचर सर्वे करवाते हैं। जैसे मैंने नोट किया है बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि जैसे फार्माकोग्नोसी वाले हो गए या बॉटनी वाले हो गए, चूंकि उनका प्लांट का काम होता है और प्लांट्स पे यूजुअली काम हुआ होता है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम भी 100 साल का सर्वे करवाते हैं, पिछले 100 साल का सर्वे करवाते हैं कि इस 100 साल के अंदर इस प्लांट के ऊपर क्या क्या काम हुआ है, इसमें से क्या क्या केमिकल्स आइसोलेट हो चुके हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसकी बेस पर अपना जो फर्दर जो काम है उसको वो डिजाइन करते हैं। केमिस्ट्री वालों को भी मैंने यही देखा, 100 से 50 साल का सर्वे वो लाजमी करा रहे होते हैं क्योंकि इतने सारे केमिकल्स आइसोलेट हो चुके हैं कि उनको करवाना पड़ रहा होता है। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया। इसके बाद हमारे पास और कौन सी फील्ड आती है भाई, फार्मास्यूटिक्स आ जाती है। फार्मास्यूटिक्स वालों का मुझे इतना ऐसा अंदाजा नहीं है, लेकिन जो जो मैंने देखा है एटलीस्ट कम से कम 10 से 20 साल का सर्वे वो भी करा रहे होते हैं। और लाइकवाइज सेम कंडीशन है फार्माकोलॉजी की, डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड टॉपिक टू टॉपिक के कितने अरसे का सर्वे करवाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी अपनी स्टूडेंट की मिसाल दी, ऑब्वियसली वो फार्माकोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो उसका जैसे मैंने आपको बताया कि शी हैड टू गो फॉर द पास्ट 50 इयर्स के, क्योंकि शुरू में नहीं मिल रहा, बाद में नहीं मिल रहा, तो भाई हो सकता है उससे पहले कोई काम हुआ वो, तो उस चक्कर में जो उसको 50 साल का सर्वे तो मैंने करा दिया था। उसके बाद निकला यही कि जी पिछले जो है वो 10 से 12 साल के अंदर अंदर ही इस पे काम हुआ है, उससे पहले इस प्लांट के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके भी कोई मेडिसिनल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि जी आपका टॉपिक कहाँ स्टैंड कर रहा है और आपको इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जब ये काम हो चुका तो जैसे हम रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से बात कर रहे थे, अब जो टॉपिक आपने समझा, सिलेक्ट किया, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे आप कि भाई हाउ या व्हाई या व्हाट या व्हेन, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रख के, अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखने हैं, वो ऐसे सवाल रखने हैं जिनमें यस और नो का आंसर ना है, आपके पास कोई मतलब कुछ डिस्कशन करना या कुछ अपनी जो आप कोई मतलब एक थ्योरी जनरेट कर रहे हैं
वो एक्सप्लेन करने का आपको मौका मिले, इस तरह का सवाल बनाने की जरूरत है। यस या नो के ऊपर जो है वो खाली कहानी कर दी कि जी इसका सवाल इतना क्लियर कट हो कि उसका जवाब बिल्कुल यस और नो में आ रहा है, तो फिर आपके पास बहस करने की या अपनी जो लॉजिक पेश करने की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है, तो ये नहीं करना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप काम कर रहे हैं तो you have to discuss, you have to make a logic, you have to explain things। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश निकल रही हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन की बेस पर जो है आप अपना जो है वो हाइपोथेसिस भी सेट कर रहे होते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो इस तरह से होता है कि इसके लिए मैं आपके साथ एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन नहीं शेयर हो गई आपके साथ? हैंड रेज करें या मुझे बता दें। ब्लैंक स्क्रीन शेयर हो गई? हो गई, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल बताओ मुझको, आपके दिमाग में अपने अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सवाल या कोई टॉपिक ही चले, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से ना, तो पहले आप मुझे कोई टॉपिक बताओ, कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर काम करना पसंद करोगे आप लोग। Natural herbs act as an antiviral agents. ये टॉपिक तो नहीं हुआ। You want to ask आप बताओ क्या क्या कह रहे हो। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है। आप किस पे काम करना चाह रहे हैं उसके हवाले से बात हो रही है। आपने क्या बोला मुझे बताओ, फिर हम देखते हैं इसको टॉपिक कैसे बनाना है। नेचुरल, जैसे कि मैम नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल हमारी मैम ने दिया हुआ है कि which are acting as an antiviral agents, which are acting as an antiviral agents, viral agents। क्योंकि आजकल ये जो कोविड-19 चल रहा है वो भी एक वायरस है, तो उसमें के कौन कौन सी नेचुरल हर्ब्स जो हैं वो एज एन एंटीवायरल एजेंट काम हो सकती हैं। तो ये असाइनमेंट के लिए दिया है या ये रिसर्च टॉपिक हो सकता है इसके लिए दिया है? नहीं मैम, ये एक ऐसे ही हमें असाइनमेंट के तौर पर दिया है कि असाइनमेंट के इसके तौर बारे पे में हम व्यूज कलेक्ट करें कि क्या क्या काम हो चुका है। जैसे ये सना मक्की का मशहूर हुआ था, इस तरह की कोई चीज आप लोग देखना चाह रहे हैं? मैम कुछ एग्जैक्टली बिल्कुल मैम, ये दिया है टीचर ने। ठीक है ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर हम इसको अगर रिसर्च का टॉपिक बनाना चाहें ना, तो रिसर्च के टॉपिक के लिए इसी को अगर आप मैनेज करना चाहें तो किस तरह मैनेज करेंगे? मैम फिर तो हमें एक बहुत कंप्राइज सा एक लेना होगा ना टॉपिक की, तो काफी ब्रॉड टर्म है। यही मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पे ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है और उसमें वो वही वाली बात है कि ये तो इसमें से तकरीबन 10 से 12 लोग तो काम कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर ना, कि भाई 10 से 12 लोगों में जितने प्लांट्स निकल रहे हैं हर कोई एक एक प्लांट पकड़ ले। तो फिर एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं कि सना मक्खी जो है इसके हवाले से क्या काम हुआ है। काम क्या हुआ, मतलब ये एक मिथ निकली है ना कि जी सना मक्खी को पानी पीने से जो है वो कोविड के ऊपर फायदा हो रहा है। अब अगर हम टॉपिक बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या बनेगा? पोटेंशियल बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ बेनिफिशियल एंटी वायरल इफेक्ट्स ऑफ सॉरी, ये तो वाटर में बना रहे थे ना, डिकॉक्शंस बना के पी रहे थे ना लोग। जी मैम, वही पानी में ही बना रहे थे लोग, पानी में बना रहे थे, 2 कप रह जाएं। हाँ, तो इसका तो फिर तो जोशांदा हो गया ना, 2 कप का 4 कप का 2 कप रह जाए तो जोशांदा हो गया, डिकॉक्शन तो नहीं बना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बेनिफिशियल एंटीवायरल इफेक्ट्स। बेनिफिशियल भी हटा दें, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। पोटेंशियल एंटीवायरल इफेक्ट्स ऑफ सना मक्खी, कर सकते हैं परसेप्शन सना मक्खी जोशांदा। एक्सट्रैक्ट लिख देना, एक्सट्रैक्ट, या फिर इसको आप देखो, वो मैं कह रही हूँ ना, अब एक चीज जब सामने आएगी तो फिर ही तो आप इसका जो है टॉपिक। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है टू स्टडी द एंटी वायरल इफेक्ट्स ऑफ
ऑफ क्या कहलाता है वाटर एक्सट्रैक्ट को हाइड्रो अल्कोहल नहीं, हाइड्रो अल्कोहलिक हो जाएगा ना वो तो, एक्वस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ सनामक। ठीक है, अब ये दो टॉपिक है, इनमें से कोई एक टॉपिक जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पोटेंशियल एंटीवायरल इफेक्ट्स ऑफ सनामक की जोशानदा। अच्छा, यूजुअली आपके हाथ में जोशानदे का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात इतनी है कि अगर आपसे कोई वाइवा में या आपके जो है क्या कहना चाहिए आपका जो सिनॉप्सिस डिफेंस है उसमें पूछता है भाई जोशानदे से क्या मुराद है, तो आप बता देंगे भाई जोशानदे का मतलब ये होता है कि पानी को जब जोश आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद पानी उबल के कम होना शुरू हो जाता है अमाउंट में, तो यूजुअली उसको हाफ अमाउंट करना है उबाल के, तो दैट इज जोशानदा। तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जी जोशानदा का ये मतलब है। अच्छा, वो बोले कि नहीं, अगर आप इसकी जगह डिकॉक्शन लिखें तो आप बोल सकते हैं कि नहीं जी, डिकॉक्शन और जोशानदा में बहुत फर्क है। डिकॉक्शन का मतलब है पानी को अच्छी तरह उबाल लिया, उसके अंदर प्लांट को डाल दिया और उसको ओवरनाइट सोक कर दिया, सुबह में उठ के उस पानी को पी लिया, दैट इज डिकॉक्शन। जोशानदा इज व्हाट, कि आपने उसके अंदर ठंडे पानी में आपने प्लांट को डाला, उसके बाद पानी उबालाना शुरू हुआ और जितनी क्वांटिटी रखी थी, से फॉर एग्जांपल 8 ग्लास रखे थे, आमतौर पे यही कहा जा रहा होता है कि 8 ग्लास पानी 4 ग्लास रह जाए, उतना जो है आपने उसको सुखा देना, यानी 50% हाफ कर देना उसको, तो दैट इज जोशानदा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है कि व्हाट एवर। तो एक्वस एक्सट्रैक्ट यूजुअली जब हम बात करते हैं तो इट मींस, जहां तक मुझे मेरी है मतलब नॉलेज है, चेक कर लीजिएगा, एक्वस एक्सट्रैक्ट डिकॉक्शन की तरफ जा रहा होता है, जोशानदे की तरफ नहीं जा रहा था। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अगर जोशानदे के हवाले से बात करें तो जोशानदा बनाना पड़ेगा और उसको जोशानदा ही मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? या जोशानदे के लिए कोई वर्ड है इंग्लिश में तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जी मैम। एक्वस एक्सट्रैक्ट यूजुअली जो है ना, मैं डिकॉक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, डिकॉक्शन में क्योंकि आप, अच्छा बस एक्सट्रैक्शन में और डिकॉक्शन में फर्क कितना है कि आपको पानी उबालते हैं, पानी उबालने के बाद ओवरनाइट अगर रखते हैं तो वो डिकॉक्शन होता है, और एक्वस एक्सट्रैक्ट के लिए आपको उसको 15 दिन या 20 दिन के लिए जो है वो भिगो के रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आप उसमें से जो है वो जो भी चीजें उसकी आ गई होती हैं उसको आप निकाल लेते हैं। पानी का बॉयल होके ठंडा होना जरूरी है एक्वस एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, मतलब तीनों चीजें अलग अलग हैं, आप को जो काम करना है उसके हिसाब से आप नाम लिखेंगे। डिकॉक्शन अलग होगी मैम, हम इसमें एक वो इन्फ्यूजन भी तो यूज करते हैं ड्रम एक्सट्रैक्शन टाइप्स में। देखो, इन्फ्यूजन यूजुअली जो वर्ड है ना वो मुझे नहीं पता एक्सट्रैक्शन के पर्पस में क्यों यूज हो रहा है, लेकिन इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आप किसी दवा को ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्रावेनसली इन्फ्यूज कर रहे हैं, यानी उसको इनकॉर्पोरेट करें पेशेंट की बॉडी में या ब्लड में। तो आमतौर पे आपने नोट किया होगा कि जो ड्रिप्स होती हैं उनको आईवी इन्फ्यूजन्स कहते हैं। इन्फ्यूजन का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ओके मैम। ठीक है, तो अब आपके पास 3 चीजें हो गई, आप जोशानदा भी बना सकते हैं, आप एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, डिकॉक्शन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ डिकॉक्शन जो है वो ओवरनाइट होती है, ओवरनाइट सोकिंग इन हॉट वाटर। एक्सट्रैक्शन 15 to 20 day soaking, इन क्या कहना चाहिए इसको, बॉईल करने के बाद जो ठंडा करते हैं उसको क्या बोलेंगे? मैम जहन में नहीं आ रहा उससे, मतलब आप बात समझ रहे हैं ना, पहले अच्छी तरह खौला लिया जी पानी को समझ गए, और उसके बाद उसको ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद फिर उसमें सोकिंग की जाएगी। ठीक है, इन बॉइल्ड, हाँ बॉइल्ड कूल वाटर। जी एग्जैक्टली मैम, जो बच्चों की सस्पेंशन दवाएं आ रही होती है उसमें एग्जैक्टली, यानी कि पहले बॉईल करेंगे उसके बाद उसको कूल करेंगे फिर उसके अंदर उसको करके 15 दिन के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसकी जो है वो एक्सट्रैक्शन की जाएगी। जोशानदा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जोशानदा इज व्हाट,
मैम पानी में जोश आ जाए उसके बाद उसको कम करना, उसकी क्वांटिटी जब कम रह जाएगी हाँ, 50%। it has to be regressed quantity boiling Yes. along with, इसको ये नहीं है, boiling along with herb and decreasing the amount to half। ठीक है, जितना भी आपने डाला है उसका हाफ कर देना है इसको। तो ये जो है आपका जोशांदा हो गया। तो अब आप देख लो, जो भी डिसाइड करना है कि जी आपने पोटेंशियल बेनिफिट इफेक्ट जो है जोशांदे के देखने हैं, एक बस एक्सट्रैक्ट के देखने हैं या डिकॉक्शन के देखने हैं, डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपका टॉपिक बन जाएगा। सवाल क्या बनेगा भाई इसमें, हम असल मसला क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या बनेगा? हाँ भाई बताइए, इस टॉपिक पे, ये टॉपिक अपने जहन में रखें कि सना मक्खी का एंटीवायरल इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो उसमें टॉपिक क्या बनेगा हमारे पास? क्वेश्चंस। एनीबॉडी? व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चंस में व्हाट, जी। व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ये सवाल इस तरह शुरू होगा। ओके मैम। तो सवाल बने। मैम जैसे विच का बन सकता है कि एट विच कंसंट्रेशन, उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो हार्मफुल है, लाइक जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो फिर है कि भाई ये तो डायरिया कॉज कर देता है, तो इस तरह से मैम सवाल बना सकते हैं कि एट विच कंसंट्रेशन इट गिव्स बेनिफिशियल इफेक्ट। What is the what is the therapeutic Exactly, therapeutic window, concentration, therapeutic dose, therapeutic window of whatever, जो आप जो शानदार या जो भी ले रहे हैं उसके हवाले से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, थेराप्यूटिक विंडो का मतलब क्या हो गया? आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपका एक्सट्रैक्ट या जो शानदार जो भी तैयार हुआ है उसकी पहले आपको टॉक्सिक डोज चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब टॉक्सिक डोज चेक हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर आप जो है अपनी जो है वो इफेक्टिव डोज निकालेंगे। 1/10 उसका जो है वो स्टार्टिंग डोज है कि जी जो भी आपके पास LD50 आ गया या LD जो भी आ गया, यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जो जनरल तरीका कार है वो ये है कि 5000 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप दवा एनिमल को देते हैं सॉरी, एनिमल को देते हैं। अब वो जो दी है दवा, उसका इफेक्ट आपको 24 घंटे में पता चल जाएगा। अगर तो 24 घंटे में एनिमल मर जाते हैं, सारे मर जाते हैं, तो जो 5000 ग्राम का जो डोज हो गया वो LD100 हो गया। ठीक है, अब आपको हर सूरत में फिर LD50 निकालना है, तो जो भी 5000 चेक किया था ना, अब आपको 2500 चेक करना पड़ेगा। इसी तरह से आप नीचे आते जाएंगे जहां पे सेफ हो जाए बिल्कुल ड्रग। ठीक है, तो वो आपकी जो है वो सेफ से मुराद क्या है कि इफेक्ट्स आएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट थोड़े बहुत आएंगे, बाल झड़ना या मूड चेंजेस या व्हाटएवर, लेकिन एनिमल के मरने की जो वो है क्वांटिटी वो 0 हो जाएगी और कोई एक भी नहीं मरेगा। और अगर अगले 14 दिन तक आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं एनिमल को, तो भी नहीं मरता वो। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप उसको सेफ डोज, सेफ लिमिट या सेफ डोज कह देंगे। वहां से आपका जो भी वो डोज आया, से फॉर एग्जांपल आपने 5000 ग्राम 5000 ग्राम नहीं, 5000 मिलीग्राम यानी 5 ग्राम पर केजी, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर गई थी, ये आपने लिया, इसके ऊपर LD100 आ गया। अब आप इसकी डोज कम करते जाएंगे। ठीक है, यूजुअली क्या है कि 5000 पे अगर 100 मर रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्विच करेंगे, उसके बजाय कि भाई आप पहले 4000 लें, फिर 3000 लें, फिर इधर जाएं, आप डायरेक्ट 2500 के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी, अब उसको चेक कर लिया, यानी 2.5 ग्राम को चेक कर लिया आपने। ठीक है, अगर तो उस पे 50% मर रहे हैं एनिमल्स, तो इसका मतलब है ये LD50 निकल आया आपका। लेकिन अगर आप उसको मजीद सेफ लेके जाना चाह रहे हो और यहाँ पे LD50 आपको नहीं मिल रहा,
तो अगर तो LD50 नहीं मिला, सारे एनिमल्स बच गए, तो ये सेफ हो गई। अब आपको LD50 ढूंढने के लिए फिर 2500 और 5000 के दरमियान में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफरेंट जो डोजेस आ रही है उनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, LD50 पता करना जरूरी है। जब तक आपको LD50 नहीं पता चलता आप वहां तक नहीं जा सकते। अगर LD50 आ गया है, ठीक है, और LD50 आ गया है, तो उसके बाद फिर आपको सेफ रेंज पर जाना पड़ेगा कि वो जगह जहां पे वो डोज जहां पर एनिमल मर नहीं रहा, ठीक है, वहां आ गए तो वो आपकी जो थेराप्यूटिक विंडो का जो टॉक्सिक डोज वाला इफेक्ट है ना, वहां टॉक्सिक साइड वो आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से आप टॉक्सिक साइड से पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग है वो ये है कि अगर तो आपने सेफ डोज निकाल ली, हाईएस्ट टॉक्सिक की तरफ से सेफ डोज निकाल ली, तो उसका 1/10 जो डोज है उससे आप थेरेप्यूटिक इफेक्ट चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब उसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो वहां से चेक करना शुरू करें, देख लें कहाँ पे जो है आपकी जो ड्रग जो है वो इफेक्टिव होना शुरू हो गई है और कौन से डोज से लेके कौन से डोज तक इफेक्टिव रह रही है। उसमें लॉग डोजिंग का जो एक तरीका कार होता है वो आपके टीचर्स आप लोगों को बताएंगे जब आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट करे होंगे। तो वो लॉग डोजिंग की जाती है और उसके नतीजे में फिर आप जो है वो चेक करते हैं कि कौन से डोजेस को आपने चेक करना है और कितने ज्यादा चेक करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे आजकल की जो है, और अगर आपके पास एंटीवायरल फैसिलिटीज मौजूद है तो ऑब्वियसली बहुत लोअर डोज से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हाईएस्ट डोज तक लेकर जाते हैं कि जहां पे जो है वो आपकी हाईएस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी मिल रही होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। इसी सवाल की बेस पर आपकी हाइपोथेसिस बनती है। Now what is hypothesis? Hypothesis is a mathematical statement जो कि आप अपनी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे होते हैं, उसको फिर आपने जो है वो जस्टिफाई करना होता है। या तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई सवाल है? नहीं मैम, मैं यही बता रही थी कि हाइपोथेसिस इज एन आइडिया होता है, फिर आप उस पे काम करते हैं, फिर वो आगे या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। एग्जैक्टली अच्छा, इसको आप यूजुअली मैथमेटिकल फॉर्मूले के तहत लिख रहे होते हैं, लेकिन आप उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब आपका ये जो क्वेश्चन था, से फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक विंडो ऑफ दिस फॉर एंटीवायरल एक्टिविटी। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास हाइपोथेसिस निकल नहीं रही। हमारा जो सवाल है वो बहुत ही वेग हो रहा है। तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपको सवाल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यूजुअली हाइपोथेसिस बन रही होती है जब आप किसी भी किस्म का कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं। थेरेप्यूटिक विंडो में यूजुअली फिर आपको थेरेप्यूटिक विंडो का तो एक सवाल हो गया, ठीक है। अब खाली थेरेप्यूटिक विंडो के सवाल के ऊपर आप जो है गुजारा नहीं कर सकते। एक तो ये चीज निकालेंगे, साथ में फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कि कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मतलब आपकी जो एंटीवायरल एक्टिविटी अगर आ रही है तो क्या वो किसी भी जो रेगुलर एंटीवायरल है उसके साथ आप उसका मुकाबला कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब अभी तक तो हमारे पास, जैसे अगर हम कोविड के हवाले से बात करते हैं तो कोविड के हवाले से तो अभी कोई रेगुलर ट्रीटमेंट आई नहीं है ना। तो उसके बाद फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लिटरेचर में ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेडिसिन थी जिन्होंने थोड़ा बहुत कोविड में फायदा दिया। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में आया था फिलीपींस और थाईलैंड की तरफ जो है वो उन्होंने ये किया था कि कोई एक एंटी एड्स और एक एंटी इन्फ्लुएंजा जो मेडिसिन थी वो मिला के दी थी, तो पेशेंट्स को आराम आना शुरू हो गया था। लेकिन वो सिर्फ वहीं पर हुआ, थाईलैंड में, और बाकी जगहों पे जब उस मेडिसिन से ट्रीटमेंट की गई तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी एक मुल्क का मुझे याद पड़ता है, बिल्कुल शुरू में आया था कि जी फैंसीडार इस्तेमाल करा रहे थे, एंटी मलेरियल इस्तेमाल करा रहे थे विद 1 एंटी एड्स मेडिसिन। उसके साथ फायदा हो रहा था, उसी जगह पे हो रहा था, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं हो रहा था। तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि उस कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जो ड्रग है उसका कंपैरिजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर उतना भी इफेक्ट दे रही है आपकी ड्रग तो आप ट्राई कर सकते हैं या आप क्लेम कर सकते हैं कि जी इसकी कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी है। अगर नहीं तो नहीं कर सकते। अब अगर आपने वो कंपैरेटिव ड्रग से फॉर एग्जांपल अंदाजे के तौर पे कह रहे हैं, हम फैंसीडार ही रख लेते हैं। फैंसीडार ले लिया आपने और उसके साथ और कौन सी ड्रग ले सकते हैं आप फैंसीडार के साथ? आइडिया दें मुझे।
Any idea? Girls, are you there? यस मैम, सोच रहे हैं। फैंसीडार के साथ कोई मेडिसिन एक लगा लें। चलो हम यूं कर लेते हैं, हाइपोथेसिस ही तो बनानी। हाँ, तो एंटीवायरल में भी फैंसीडार के साथ जाइडोब्यूटीन लगा लेते हैं। मैं ऐसे ही नाम रख रहे हैं, जाइडोब्यूटीन का कॉम्बिनेशन है फैंसीडार प्लस जाइडोब्यूटीन, और इसको कंपेयर कर रहे हैं आप अपने प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ। ओके जी, ठीक है जी। तो अब हाइपोथेसिस क्या बनेगी? एक अदद आपको नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी और एक आपको जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? फैंसीडार प्लस जाइडोब्यूटीन इज इक्वल टू प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी इफेक्ट फैंसीडार और जाइडो जो है वो सेम है, थेराप्यूटिक विंडो भी सेम है, दोनों का जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो भी सेम है, और मोड ऑफ एक्शन भी मोर और लेस एक जैसा है। ये हम प्लान मतलब ये हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, काम तो नहीं किया ना, काम तो अब करेंगे आगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल, हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि जी हाँ, फिलहाल हमारे पास एंटीवायरल की एक्टिविटी के लिए जो है पूरी फैसिलिटी मौजूद है, तो हम ये काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, तो ये हो गया एक तरीका। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, हमेशा याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस हमेशा जो है वो इक्वालिटी के हवाले से बनाई जाती है। जो दो कंपैरिजंस हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, दिस इज ऑलवेज अ नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव इसके अलावा जो होती है वो फिर तीन ऑप्शंस आ सकते हैं, F प्लस Z लेस देन P प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी प्लांट एक्सट्रैक्ट ज्यादा अच्छा है और फैंसीडार और जाइडोब्यूटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो कम इफेक्टिव है, या फैंसीडार प्लस जाइडोब्यूटीन इज मोर इफेक्टिव देन प्लांट एक्सट्रैक्ट, या फैंसीडार प्लस जाइडोब्यूटीन का कॉम्प्लेक्स इज नॉट इक्वल टू प्लांट एक्सट्रैक्ट। ठीक है भाई। तो इनमें से कोई एक हाइपोथेसिस आपकी जो है वो एक्सेप्ट होगी, आइदर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अगर तो इस सिचुएशन में अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ड्रग, आपका जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो इक्वालिटी के साथ है। इक्वालिटी है, दोनों जो ड्रग कॉम्बिनेशन है जो कि पहले से इफेक्टिव है और जो आपका प्लांट एक्सट्रैक्ट है, इनकी आपस में एक्टिविटीज में कोई फर्क नहीं है, दे आर इक्वल टू वन अनदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो या तो फैंसीडार इज लेस इफेक्टिव देन प्लांट एक्सट्रैक्ट, उसमें ये आ जाएगा प्लांट एक्सट्रैक्ट का सुपीरियोरिटी हो जाएगी। हमारा काम क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट के हवाले से काम कर रहे हैं ना हम, तो ये हमारी सुपीरियोरिटी वाली कहानी हो जाएगी कि हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट जो है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू दिस कॉम्बिनेशन। अगर तो ये वाली हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है दैट इज इंफीरियर टू द कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। यहाँ पे आपको जो नॉट इक्वल की जो चीज है इसमें आपको ये नहीं पता चलता सुपीरियर है इंफीरियर है या नहीं है, इसमें सिर्फ ये पता चलता है इक्वल नहीं। ठीक है। अब सुपीरियर है या इंफीरियर है उसके लिए आपको अलग से स्टोरी करनी पड़ेगी या अलग से काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आमतौर पे जो एक्सेप्ट मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं वो ये होती हैं। कहा ये जाता है कि जो ट्रायल्स किए जाते हैं वो आइदर इक्वालिटी ट्रायल होना चाहिए या सुपीरियोरिटी ट्रायल होना चाहिए, यानी आपका प्लांट या आपकी जो दवा है जो आप काम कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए, तब भी वो एक्सेप्ट हो जाएगी मार्केट में, और या फिर उसको स्टैंडर्ड से सुपीरियर होना चाहिए तब भी वो हो जाएगी। अगर इंफीरियोरिटी या नॉट इक्वल वाली जो कहानी आती है दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी इसको यूजुअली फिर लोग कहते हैं कि जी काम हुआ ही नहीं, रिसर्च हुई नहीं, बेकार हो गया। मेरा कहना ये है कि ऐसा नहीं है, बेकार नहीं हो रहा होता कुछ भी। जाहिर सी बात है कि वो मतलब ठीक है काम नहीं हुआ, लेकिन आपने एटलीस्ट एक नॉलेज में कंट्रीब्यूट तो किया ना कि नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे लोग आके यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, हमने ये काम कर लिया। ठीक है। तो वट एवर यू आर डूइंग इज वर्थ नोटिफाइंग, आपको बताने की जरूरत है कि जो ये काम किया है इन सिचुएशंस को इन कंडीशंस को सामने रखते हुए किया है, तो
ये काम कर लिया है, आप आगे कोई और ना करे इस तरह की। अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है, अगर अपनी कोई सिचुएशंस या एनवायरमेंटल चेंजेस करके आप करना चाह रहे हैं टेस्ट तो वो कर लीजिए, लेकिन जो हमने काम किया है वो हमने इस तरह से किया, गिवन सिचुएशन में ये एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा। क्लियर है ये बात यहाँ तक? जी मैम।